संपतपुर गांव के राजा हरिचंद्र को उसके पिता नवीन चंद्र के देहांत के बाद कुछ पुश्तैनी दलील मिले। उस दलीलों में सब जगह एक छोटी सी तालाब के बारे में लिखी हुई थी, लेकिन हरिचंद्र को उस तालाब के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो अपने मंत्री से इस बारे में बात करने के लिए बुलाया। देखो महामंत्री, तुम्हें कुछ समझ आता है क्या? बार बार देखने पर भी ये समझ नहीं आया कि मेरे राज्य में एक क्या हो रहा है और एक तालाब को लेके इतनी चर्चाएं क्यों? महाराज, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पिताजी ने इन दलीलों को इतने अच्छे से रखा है तो शायद ये बहुत जरूरी कुछ चीज होगी। हाँ मंत्री, मुझे भी वही लगता है। मंत्री से बात करके भी कुछ सुलह नहीं होने पर राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। तब रानी आके हरिचंद्र से कहती है, क्या हुआ? अब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? उस दलील के बारे में सोच के चिंतित हूँ रानी। मंत्री को भी कुछ समझ में नहीं आया। आखिर है क्या इस तालाब में? देखिए, मुझे लगता है कि इस तालाब का कुछ तो राज है और वो राज शायद किसी को भी नहीं पता। नहीं तो आपके पिताजी आपको जरूर बता के जाते, लेकिन शायद उन्हें भी पता नहीं चल पाया। और अगर आपने भी इस तरह सबसे छुपा के ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको भी शायद जीवन भर में वो तालाब नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या लगता है रानी, क्या किया जाए? आप मंत्री जी से बात करके गांव में ऐलान करवा दीजिए। कोई भी अगर इस तालाब का खोज दे पाए तो उनको इनाम मिलेगा। इनाम के वजह से सब खोज में लग जाएंगे, इससे शायद तालाब मिल जाए। इधर मंत्री भी घर आके अपनी पत्नी रेखा से तालाब के बारे में बताते हैं। मंत्री की पत्नी रेखा बहुत ही लालची थी, इसलिए वो मन ही मन सोचने लगी, अगर वो तालाब पहले हमें मिल जाती, कभी राजा जी को इस बारे में पता चलने ही नहीं देती। अगले दिन मंत्रियों से बात करके सिपाहियों से राजा हरिचंद्र ने पूरे गांव में तालाब के खोज करने के लिए ऐलान करवा दिया। रानी की कहे मुताबिक इनाम के बारे में भी घोषणा करवा दिया। गरीब गांव वाले इनाम के आस में तालाब के खोज करने लग पड़े। मंत्री की पत्नी रेखा सभी गांव वालों के ऊपर नजर रख रही थी कि किसी को भी अगर तालाब के खोज मिले तो उससे रेखा को भी पता चल जाए वो जगह। एक दिन अचानक गांव का एक छोटू नाम का बच्चा खेलते खेलते जंगल के अंदर चला गया। बहुत देर तक वो ना निकलने पर सभी गांव वाले उसको ढूंढने लगे, लेकिन जंगल गहरी होते जा रही थी और छोटू मिल नहीं रहा था। गांव में राजू नाम का एक बहादुर लड़का था। उसने सब गांव वालों से कहा, आप सब लौट जाइए, शाम होने वाली है। सब लोगों का इतने घने जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। मैं अकेला ही छोटू को ढूंढने जाता हूँ। अगर कल सुबह तक मैं नहीं लौटा तो आप लोग महाराज को खबर कर देना। ये बोल के राजू घने जंगल के अंदर चला जाता है। बहुत देर तक चलने पर उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दिया। उसी आवाज को पकड़ के और थोड़ी दूर चलने पर उसे छोटू मिल गया। वो एक छोटी सी तालाब के पास बैठ के रो रहा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतने घने जंगल में कैसे आई? हम लोग सुबह छुपा छुपी खेल रहे थे और मैं अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते अंदर चला आया। ठीक है, अगली बार यहाँ मत आना। अब मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारे माता पिता बहुत चिंतित होंगे। ये कह के राजू तालाब से पानी पीने जाता है। इतनी देर तक चलने से वो थोड़ा थक गया था। मत पीजिए, ये भूतिया तालाब है। मैंने भी सुबह पानी पीने गया था, लेकिन देखा कि ये सारा पानी सोना बन गया। छोटू का बात सुन के राजू हैरान हो गया और बात की सच्चाई पकड़ने के लिए थोड़ी सी पानी अपने हाथ में लिया। कुछ ही देर में वो सोना बन गया। राजू ये देख के चकित रह गए। फिर उसे समझ आया कि शायद इसी तालाब के खोज के लिए ही महाराजा ने घोषणा करवाया है। अगले दिन
राजू का छोटू को लेके आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वो बहुत ही अंदर चला गया था। राजू का देर देख के परेशान गांव वाले मंत्री जी को खबर देते हैं। मंत्री जी कुछ सिपाहियों को लेके जंगल के अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी राजू जंगल से बच्चे को लेकर निकल आए। छोटू को देख के उसके माता पिता बहुत खुश हो गए और राजू ने मंत्री जी को वो तालाब के बारे में बताया। राजू का बात सुन के मंत्री जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर राजू से कहते हैं, ठीक है, मैं महाराज से बात करता हूँ। फिर कल ही तुम हम लोगों को उधर लेके चलना, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। नहीं हुजूर, मुझे इनाम की कोई लालच नहीं। मैं महाराज की कुछ मदद कर पाऊँ वही बड़ी बात है। ठीक है, अब तुम घर जाओ, कल तुमसे मिलते हैं। राजू से बात करके मंत्री ने सोचा, अभी दोपहर हो गया, अभी घर जाता हूँ, शाम को महाराज को खुशखबरी दूंगा। पहले रेखा को बताता हूँ, वो सुन के चकित रह जाएगी। ये सोच के वो घर जाके अपनी पत्नी रेखा को सारी बातें बताया। सारी बातें सुन के लालची रेखा का मन पूरे तालाब को हड़पना चाहा। इसलिए वो मंत्री से कही, अरे तनिक रुक जाइए, महाराज को बताने से पहले आप खुद एक बार परख लीजिए ना उस लड़के की बात। आप तो सब पर विश्वास कर लेते हैं, अगर लड़के का दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो। क्या बात कर रही हो रेखा? राजू अच्छा लड़का है, आज ही उसने एक बच्चे की जान बचाई। सब पर शक करना अच्छी बात नहीं है, और मेरे और महाराज के साथ बहुत सारे सिपाही होंगे, क्या कर पाएगा राजू? नहीं जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। पहले आप और मैं उसके साथ चल के देख लेते हैं ना, फिर आप महाराज को बताइएगा। तुम भी चलोगी? नहीं तो क्या, आपको अकेले जाने दूंगी? कभी नहीं, चिंता से मैं तो मर ही जाऊंगी। ठीक है, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। चलो फिर अभी चलते हैं। फिर मंत्री रेखा को लेके निकल पड़ते हैं। वो लोग राजू को भी ले लेते हैं अपने साथ। राजू तालाब के रास्ता दिखाते हुए आगे जाने लगा। उसके पीछे पीछे मंत्री और रेखा चल रही थी। रेखा गेहूं की दाने रास्ते भर फेंकते जा रही थी। तालाब के पास पहुंच के राजू फिर से थोड़ी सी पानी निकाल के सोने बनते हुए उन दोनों को दिखाया। ये देख के दोनों ही चकित रह गए। मन ही मन रेखा बहुत ही खुश हुई। क्यों, अब मान लिया ना कि राजू ने सही कहा? अब घर चलो, कल महाराज को लेके आते हैं, वो बहुत ही खुश होंगे। अब पागल हो गए हो क्या? महाराज कभी ये तालाब नहीं ढूंढ पाते अगर उन्होंने प्रजाओं की मदद ना लिए होते, लेकिन हम जरूर ढूंढ लेते। इसलिए ये बात हम तीनों के बीच ही रहना चाहिए। राजू, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगा। अब से ये तालाब मेरी है। क्या अनाप शनाप बक रही हो रेखा? ये महाराज की पुश्तैनी तालाब है, इस तालाब पे उनका अधिकार है। मैं राजू को लेके अभी राजभवन जाऊंगा। अरे आप भी नहीं समझे, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए लड्डू खा के मुंह मीठा कीजिए आप दोनों, फिर जाके महाराज को ये खुशखबरी देना। रेखा का दिया हुआ लड्डू खाते ही राजू और मंत्री जी दोनों ही बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं और रेखा उन दोनों को कैद कर लेती है। फिर जमीन पे गिरे गेहूं के दाने का पीछा करते करते वो जंगल से निकल आती है और घर चली जाती है। तब से रोज उस तालाब से रेखा मटकी भर भर के पानी निकलने लगी और कुछ ही देर में वो सोने में बदल जाती थी। फिर उसको लेके रेखा घर आ जाती थी। लेकिन इधर राजू का गायब हो जाने से उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए और मंत्री का भी कोई पता नहीं चला महाराज हरिश्चंद्र को। इसलिए हरिश्चंद्र मंत्री के घर सिपाही भी भेजे, लेकिन रेखा ने मंत्री जी का तबीयत खराब है बोल के बात को टाल दिया। राजू के माता पिता महाराज के पास जाके विनती किए राजू को ढूंढने के लिए। महाराज,
मुझे शक है कि मंत्री जी को मेरे बेटे के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि उस दिन मंत्री जी और उनकी पत्नी के साथ ही वो गया था। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। राजू के माता पिता चले जाने के बाद हरिचंद्र सारे बात रानी को बताता है। देखिए, मेरी शक गलत भी हो सकता है। मुझे रेखा पर शक है क्योंकि मेरे बहुत खास लोग ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया। रेखा आजकल बहुत सोने की जेवर पहनने लगी है। उसकी हालचाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप उस पर नजर रखवाइए। और मंत्री जी भी गायब है। रेखा ने आपसे कुछ नहीं कहा। जिसके पति का तबीयत इतने दिनों से खराब रहेगा, उस पर कुछ तो असर होगा ही। शायद तुमने ठीक कहा। हरिचंद्र सिपाहियों से रेखा पर नजर रखने को कहा। सिपाही पहले दिन में ही रेखा के पीछा करते हुए जंगल में उस तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां से उसको सोना निकालते हुए देख लेता है। उधर राजू और मंत्री का खोज भी मिल जाता है। रेखा ने दोनों को कैद करके रखी थी। रेखा को पकड़ के वो लोग राजा के पास लेके जाते हैं। सिपाही मंत्री और राजू को भी छुड़ा के ले जाते हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी इतनी लालची है, मुझे नहीं पता था। आप उसको जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई, अगली बार से कभी नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें माफी मिल गई तो ये मंत्री और उस लड़के के साथ अन्याय होगा। सिपाहियों, इसे लेके जाओ, कारागार में डाल दो इसे। फिर सिपाही रेखा को लेके चले गए और राजू को हरिचंद्र 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिए। और तब से मंत्री भी राजभवन में ही रहने लगे। हरिचंद्र का विश्वास मंत्री पर अटूट रहा।